इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल है। अननोन लोग आते हैं और घरों में, मार्केट में, बसेस, ट्रेन, हर जगह पेन ड्राइव फेंक के चले जाते हैं और जैसे ही उन्होंने पेन ड्राइव लगाई उनके पसीने छूट गए। उस पेन ड्राइव के अंदर कई सारी फुटेज ऐसी थी जहां पे लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन वीडियो में जो प्रज्वल था वो एक साइकोपैथ की तरह हंस रहा था। 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। अब जैसे ही प्रज्वल रवन्ना 27 को जर्मनी भाग जाता है, इसके नेक्स्ट डे एक नई चीज सामने आ जाती है। प्रज्वल रवन्ना जब घर आता था तो सारी की सारी फीमेल मेट जो थी वो डर जाती थी। इन वीडियोस को पब्लिक करने की जो टाइमिंग थी वो इलेक्शन के पास रखी गई। देखिए, जो नेता हैं ये इलेक्शन के टाइम पे एफिडेविट सबमिट करते हैं और ऐसे ही 4763 इलेक्शंस के जो एफिडेविट्स थे उनको एडीआर, जो कि एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, इसने इनको एनालाइज किया और 2023 में एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसमें 134 सिटिंग एमपीज और एमएलएज ऐसे निकले जिनके डिक्लेरेशन में क्राइम अगेंस्ट वुमेन के केसेस थे और सारी बड़ी बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज ने इनको टिकट दे रखे थे। पॉलिटिकल पार्टीज को बहुत अच्छे से पता होता है कि इनके ऊपर कौन कौन से चार्जेस हैं और इन्होंने क्या क्या कर रखा है, लेकिन उसके बाद भी इनको टिकट मिलता है और फिर इन्हीं के साथ मिलकर औरतों से वोट भी मांगे जाते हैं। अब ये डिटेल मैं आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि कर्नाटका में इसी 26 अप्रैल को एक सिटिंग एमपी देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैंडल करके पहले तो दोबारा से एमपी बनने के लिए खड़ा होता है, फिर इलेक्शन की कैंपेनिंग करके वोट मांगता है और फिर जब ये स्कैंडल की बात बाहर आती है तो जर्मनी भाग जाता है। और एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 2976 लगभग 3000 औरतों के साथ जबरदस्ती करके उनकी वीडियो बनाने की बात बाहर आ रही है। तो एक्चुअल में इस इलेक्शन के सेकंड फेज में कर्नाटका के अंदर हुआ क्या, वो सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूं। प्रज्वल रवन्ना अब तक का इस देश का सबसे बड़ा स्कैंडल। Immediate arrest of Prajwal Revanna we want. has been accused of assault. तो देखिए, ये तो आपको पता ही है कि इलेक्शन के जो फर्स्ट और सेकंड फेज है वो हो गए हैं और बाकी जगह इलेक्शन अभी होने हैं। और कर्नाटका जो है वहां पे 28 कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे इलेक्शंस होने हैं। इसमें से 26 अप्रैल 2024 को 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी पे इलेक्शन हो चुके हैं और बाकी बची हुई जो 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी है वहां पे 7 मई 2024 को इलेक्शन हो जाएंगे। और इसके लिए कर्नाटका के अंदर इंडिया अलायंस ने कांग्रेस के 28 कैंडिडेट खड़े किए हैं और बीजेपी ने 28 सीट पे अपने कैंडिडेट खड़े किए हैं और बाकी जो 3 सीट्स हैं उसको बीजेपी ने अपने अलायंस जेडीएस, जनता दल सेकुलर जो है, उसको दे दी है। वहां पे वो अपने कैंडिडेट खड़े करेंगे। और जेडीएस जो पॉलिटिकल पार्टी है ये अपना सपोर्ट जो है वो चेंज करती रहती है। जैसे 2019 के जनरल इलेक्शन में जेडीएस जो थी वो कांग्रेस के साथ थी, लेकिन इस बार सितंबर 2023 में बीजेपी के साथ आ गई और नेगोशिएशन के बाद जैसे मैंने बताया था आपको कि बीजेपी ने इनको 3 सीट्स दी हैं। और ये जो 3 सीट्स थी जो कि बीजेपी ने जेडीएस को दी थी, इन 3 सीट्स में से एक सीट पे जेडीएस ने देश के फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर के पोते प्रज्वल रवन्ना को खड़ा किया। प्रज्वल रवन्ना जो है ये अभी भी सिटिंग एमपी हैं हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी से और इनका परिवार जो है, इनकी बहुत अच्छी पकड़ है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। और ये जो हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां से ये प्रज्वल रवन्ना खड़ा हुआ था, यही इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है, जिसको इंडिया की हिस्ट्री में अभी तक का सबसे बड़ा स्कैंडल बोला जा रहा है। तो देखिए, हुआ क्या था कि 26 अप्रैल 2024 को कर्नाटका की 24 सीट पे इलेक्शन होने थे और इलेक्शन होने में सिर्फ 5 दिन बचे हुए थे और चारों तरफ हर एक पार्टी जो थी वो अपनी इलेक्शन की कैंपेनिंग कर रही थी। अब इसके बाद डेट आती है 20 अप्रैल 2024। अब इस दिन होता क्या है कि जो हसन कॉन्स्टिट्यूएंसी थी जहां से प्रज्वल रवन्ना खड़ा था, यहां पे कुछ अननोन लोग आते हैं और घरों में, मार्केट में, बसेस, ट्रेन, हर जगह पेन ड्राइव फेंक के चले जाते हैं। अब शुरू में तो लोग कंफ्यूज थे कि ये पेन ड्राइव में है क्या, क्योंकि हर जगह पे पेन ड्राइव पड़ी हुई मिल रही थी। और फिर इसके कुछ टाइम बाद कुछ लोगों ने पेन ड्राइव को लगा के देखा और जैसे ही उन्होंने पेन ड्राइव लगाई उनके पसीने छूट गए। उस पेन ड्राइव के अंदर 2976 वीडियोस थी जिसमें उनके एरिया के सांसद प्रज्वल रवन्ना जो थे वो खुद उस वीडियो में दिख रहे थे और उस वीडियो के अंदर वो खुद ही उसको शूट कर रहे थे, औरतों और लड़कियों के साथ जबरदस्ती और करते हुए दिख रहे थे। कई सारी फुटेज ऐसी थी जहां पे लड़कियां गिड़गिड़ा रही थी, चिल्ला रही थी, उनको छोड़ दिया जाए। लेकिन वीडियो में जो प्रज्वल था वो एक साइकोपैथ की तरह हंस रहा था। एक वीडियो देख के तो लोगों को और ज्यादा गुस्सा आया जिसमें 60 से 65 साल की महिला चिल्ला रही थी और ये उसके साथ जबरदस्ती कर रहा था। ये जितनी भी वीडियो थी 2000 से ऊपर, ये आधे से ज्यादा वीडियो उसने खुद शूट की थी और कुछ में ये किसी और से शूट करवा रहा था। ये लगभग जो 3000 के करीब वीडियो थी, हर वीडियो में एक अलग महिला थी और उसका चेहरा तक दिख रहा था। यानी कि उस पर्टिकुलर टाइम पे तो जो लड़कियों ने सहा ही सहा, अब मार्केट में उनका फेस तक रिवील कर दिया गया था, जिसमें इनकी पार्टी की फीमेल वर्कर्स, ग्राम पंचायत की मेंबर, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, पुलिस ऑफिसर्स, इनफैक्ट घर की मेड तक थी। अब जैसे इस पूरे एरिया में हल्ला स्टार्ट होता है, प्रज्वल के जो कार्यकर्ता थे सीधे पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उल्टा कंप्लेन करते हैं कि इलेक्शन के टाइम पे उनके लीडर की छवि खराब करी जा रही है और एआई की मदद से ये डीप फेक वगैरह यूज करके उनकी वीडियोस बना के शेयर करी जा रही हैं। और ये सारी वीडियोस
पेन ड्राइव में जो आई थी सोशल मीडिया के ऊपर भी शेयर हो गई थी। शुरू के कुछ घंटे तो यही बात चली कि ये डीप फेक वीडियोस हैं, लेकिन फिर लोगों ने देखा कि प्रज्वल के घर के अंदर जो स्टोर था वो भी उस वीडियो में दिख रहा था। कपड़े, बैठने का स्टाइल, आसपास की जो चीजें रखी हुई थी सब एज इट इज थी। तो लोगों को ये लगने लगा कि जो वीडियोस हैं ये रियल है। अब एक तरफ 26 को इलेक्शन होने जाने हैं, एक तरफ ये सारी बातें चल रही हैं, वीडियोस चल रही हैं, दूसरी तरफ प्रज्वल रवन्ना जो हैं वो लोगों के घर जा जाके वोट मांग रहे हैं, औरतों की सुरक्षा पे भाषण दे रहे हैं, बैक टू बैक रैली कर रहे हैं। तो ये सारी चीजें चलती रहती हैं। इसके बाद 26 अप्रैल 2024 को इलेक्शन होते हैं। इस वीडियो का जो इंपैक्ट होना था हो गया था, कैंपेनिंग सारी हो गई थी और इलेक्शन खत्म होने के नेक्स्ट डे यानी कि 27 अप्रैल 2024 को प्रज्वल क्या करते हैं, ये अपने डिप्लोमेटिक पासपोर्ट जो था इनका उसका यूज करके जर्मनी चले जाते हैं। 2 बजे की इनकी फ्लाइट थी, 11 बजे के करीब ये निकल गए थे और ये उनके टिकट की ओरिजिनल कॉपी है। अब जैसे ही प्रज्वल रवन्ना 27 को जर्मनी भाग जाता है, इसके नेक्स्ट डे एक नई चीज सामने आ जाती है। 28 अप्रैल 2024 को प्रज्वल रवन्ना के घर में एक 47 ईयर ओल्ड मेड थी, वो होले नारासीपुर टाउन पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और एक कंप्लेंट दर्ज करवाती है और इस एफआईआर में वो कहती है कि प्रज्वल के घर पे वो काम करती थी और जिस दिन उसका काम प्रज्वल रवन्ना के घर पे लगा था तो टोटल उस घर में 6 फीमेल मेड थी और बाकी जो काम करने वाले थे वो मेल थे। और ये जो 6 फीमेल मेड जो पहले से ही प्रज्वल रवन्ना के घर पे काम कर रही थी वो इसको वार्निंग देती है कि जब प्रज्वल रवन्ना घर पे आए तो उससे दूर रहें। स्टेटमेंट के हिसाब से ये था कि प्रज्वल रवन्ना जब घर आता था तो सारी की सारी फीमेल मेड जो थी वो डर जाती थी। कंप्लेन में आगे मेड कहती है कि जिस दिन उसने घर में काम करना चालू किया था उसके 3 से 4 महीने बाद ही उसके साथ प्रज्वल रवन्ना ने जबरदस्ती करी और जब इस चीज से परेशान होके उसने प्रज्वल के फादर एचडी रवन्ना के पास कंप्लेन की, उसके पास गई और उसको सारी चीजें बताई, तो उसके फादर ने उसकी हेल्प करने की बजाय उल्टा उसके साथ जबरदस्ती करना स्टार्ट कर दिया। तो इसलिए एफआईआर के अंदर बाप और बेटे दोनों के नाम लिखवाए इस मेड ने। और इस कंप्लेन में आगे ये भी बोलती है वो कि वो चुपचाप कई दिनों तक ये चीजें सहती रही क्योंकि उसको जान का डर था। और एक दिन किसी काम से उसकी बेटी प्रज्वल के घर आई तो प्रज्वल ने उसका भी नंबर लेके वीडियो कॉल करना उसको स्टार्ट कर दिया और यही वो टाइम था जब उसकी लड़की को परेशान करने लगा तो मेड ने वहां पे काम करना छोड़ दिया और जो उसकी लड़की का मोबाइल था उससे ब्लॉक करवा दिया। इस कंप्लेन में पुलिस ने और बाकी लोगों ने यह भी पूछा कि इस समय आप क्यों कंप्लेन करने आई हैं, तो उसने कहा कि जैसे ये वीडियो वाली सारी खबरें सामने आई तो मेरे अंदर भी हिम्मत आ गई और मैं आके कंप्लेन कर रही। और फिर इस कंप्लेन के साथ ही प्रज्वल रवन्ना और उसके फादर के ऊपर अंडर आईपीसी सेक्शन 354A, 354D, 506, 509 के तहत एफआईआर दर्ज हो जाती है। अब इसके बाद क्या होता है कि सेम वीक में कर्नाटका की वुमेन कमिश्नर चीफ नागालक्ष्मी चौधरी, इनके पास भी ये पेन ड्राइव पहुंचती है। उन्होंने अपने ऑफिशियल स्टेटमेंट में ये कहा है कि मैंने वीडियो देखी है लेकिन पूरी देखने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। इस वीडियो को देख के आपका खून खौल उठेगा। इस वीडियो में लड़कियां गिड़गिड़ा रही हैं, अपने आप को बचाने के लिए हाथ जोड़ रही हैं और इसके बाद वो कहती है कि ये इस देश की हिस्ट्री का सबसे बड़ा सेक्स स्कैंडल है। इन वीडियोस में जो लड़कियां थी नागा लक्ष्मी जी के पास कुछ लड़कियां उनमें से पहुंचती भी हैं, कुछ ने उनको व्हाट्सएप पे भी रीच किया, बिना अपना नाम डिस्क्लोज करे सारी डिटेल्स बताई। I also received a few videos on my WhatsApp. That means the circulation of videos have been made up by the time. And then when I went through all that, then I felt I was very sensitive about those victims who are there in those videos. और ये सारी चीजें सुनने के बाद और सारी डिटेल समझने के बाद इन्होंने कर्नाटका के सीएम और होम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा कि इस केस में कार्रवाई होना बहुत ही जरूरी है। और इस लेटर के बाद अलग से एक एसआईटी बनाई जाती है जिसका सिर्फ और सिर्फ यही काम था कि इस पूरे मैटर की जांच करे। ये जो एसआईटी बनाई थी इसमें 18 सीनियर पुलिस ऑफिसर्स को रखा गया, जिसको एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड चीफ ऑफ सीआईडी विजय कुमार सिंह हेड कर रहे थे। और इनके साथ साथ 2 सीनियर वुमेन आईपीएस ऑफिसर्स भी रखी गई, सुमन और सीमा लतकर जी। ये जो टीम बनाई गई थी इसको 3 पार्ट में डिवाइड करके काम स्टार्ट कर दिया गया था, जिसमें एक टीम का काम था कि जितने भी विक्टिम्स हैं उनके कन्फेशन रिकॉर्ड करेगी, दूसरी टीम का ये काम था कि वीडियो की लैब टेस्टिंग वगैरह कराएगी, आईपी ट्रेस करेगी, और तीसरी टीम जो होगी वो जितने भी आरोपी हैं उनकी जांच करेगी, जो भी विक्टिम्स हैं उनको भी रीच आउट करके सारा मामला जानने की कोशिश करेगी। लेकिन कहानी यहां पे भी खत्म नहीं होती है। इनफैक्ट यहां से एक नई कहानी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये जो वीडियोस थी ये पुरानी थी, 4-5 साल पुरानी थी, लेकिन इसको संभाल के रखा गया था। एक स्पेसिफिक टाइम पे पब्लिक किया गया इसको। इन वीडियोस को पब्लिक करने की जो टाइमिंग थी वो इलेक्शन के पास रखी गई और इसी चीज को लेकर पॉलिटिक्स स्टार्ट हुई। और जो कहानी बाहर आई वो भी बहुत यूनिक है। एक्चुअली प्रज्वल रवन्ना की जो फैमिली थी उसमें एक कार्तिक नाम का ड्राइवर था। ये इनकी फैमिली का बहुत ही ट्रस्टेड आदमी था। 15 साल से भी ज्यादा से इस फैमिली के साथ ये काम कर रहा था। पहले प्रज्वल के जो पिताजी थे उनके साथ ये काम करता था और फिर आगे चल के प्रज्वल रवन्ना के साथ जाके जुड़ गया था। प्रज्वल रवन्ना की हर एक चीज इसको पता रहती थी। कहा जाता है कि इतना ट्रस्टी
लालची आदमी था कि जो बेनामी जमीन वगैरह होती थी वो तक इसके नाम कर दी गई थी और जरूरत पड़ने पे इससे वापस ले ली जाती थी। और ऐसे ही साल 2022 में इस ड्राइवर के नाम होलेनारसीपुरा में 16 एकड़ जमीन जो थी वो इसके नाम कर दी गई थी। और ड्राइवर का कहना है कि सारे पेपर इसके पास है, ये जमीन इसकी है, लेकिन जो लोग जानते हैं उनका कहना है कि जो रेवन्ना फैमिली है उन्होंने इसको ये जमीन दी होगी और बाद में जब ये वापस मांग रहे होंगे तो ये इशू कर रहा होगा। तो यही जो 16 एकड़ जमीन थी ये इस पूरी कंट्रोवर्सी की जड़ बनती है। तो अब होता क्या है कि रेवन्ना फैमिली जो है इस ड्राइवर कार्तिक से इस जमीन को बेच के पैसे वापस मांगती है और ड्राइवर शुरू में तो कई दिन तक घुमाता है और उसके बाद जब बात हद से आगे बढ़ जाती है तो मार्च 2023 में नौकरी छोड़ देता है। इसके बाद भी इसको कई बार धमकी वगैरह मिलती है, लेकिन ड्राइवर का मन बिल्कुल भी नहीं था इस जमीन को वापस करने का। अब इसके बाद ये ड्राइवर क्या करता है, ये कोर्ट में जाता है और जाके वहां पे सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाता है और केस कर देता है कि ये जमीन इसकी है और इस जमीन को प्रज्वल रेवन्ना जो है वो जबरदस्ती छीन रहे हैं, इससे डरा और धमका रहे हैं। इसमें ये चीज भी मेंशन करता है कि इसको और इसकी वाइफ को किडनैप करने की भी कोशिश की गई। ये जो कार्तिक ड्राइवर था, ये प्रज्वल रेवन्ना जो था इसके साथ बहुत ज्यादा घूमता था, इसकी एक एक चीज इसको पता थी। प्रज्वल के जो मोबाइल वगैरह थे, जितनी भी डिजिटल चीजें रहती थी, उनका एक्सेस भी कार्तिक ये जो ड्राइवर था उसके पास रहता था। प्रज्वल के मोबाइल में जितनी भी वीडियोस थी इनका कलेक्शन पड़ा हुआ था और ये ड्राइवर क्या करता है, उसके मोबाइल में से सारी वीडियोस 2976 वीडियोस जो थी इनको कॉपी करके एक पेन ड्राइव में अपने पास रख लेता और ये जो वीडियोस थी इनकी वजह से ज्यादा उसका कॉन्फिडेंस बढ़ गया था कि ये जो 16 एकड़ की जमीन है अगर वो थोड़ा सा भी रजिस्ट करेगा तो उसको मिल जाएगी। जब ये सारी चीजें चल रही थी तो उस पर्टिकुलर टाइम पे जेडीएस जो थी उस टाइम पे कांग्रेस के साथ थी, तो इसने क्या किया, इसने एडवांटेज लेने के लिए बीजेपी के नेता को कॉन्टैक्ट करने का सोचा। कार्तिक जो ड्राइवर था उसको ये लगने लगा कि अगर ये बीजेपी के किसी नेता के साथ मिलेगा या सारी डिटेल्स बताएगा तो इसको फायदा होगा, वो उसकी मदद करेंगे। तो इसी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर ऐसे एक नेता है बीजेपी के, देवराजा गौड़ा, ये नेता भी हैं बीजेपी के और लॉयर भी हैं। इन्होंने पहले प्रज्वल के खिलाफ चुनाव भी लड़े थे बीजेपी की तरफ से, लेकिन हार गए थे। ऐसे एक नेता और था ए मंजू, उसने भी प्रज्वल रेवन्ना के ऊपर केस कर दिया था कि प्रज्वल ने जो इलेक्शन के टाइम पे एफिडेविट डिक्लेयर किया है उसमें जो डिक्लेरेशन किया है सारी संपत्ति वगैरह का वो गलत किया है, तो कोर्ट ने इसके ऊपर स्टे लगा दिया था, लेकिन ज्यादा कुछ हो नहीं पाया था। प्रज्वल जो था वो बड़ी आसानी से केस से बच गया था, इनफैक्ट दोबारा भी एमपी के लिए खड़ा हो रहा था वो। तो ए मंजू और देवराजे गौड़ा ये दो नेता थे जिनको ये रीच आउट करने की कोशिश कर रहा था। तो ए मंजू ने तो आगे चल के जेडीएस ज्वाइन कर ली थी, तो ड्राइवर के पास एक ही ऑप्शन बचा था, बीजेपी के नेता देवराजे गौड़ा। तो ये जो ड्राइवर था इनको रीच आउट करता है, इनसे मदद मांगता है और ये जो देवराजे थे ये इसका केस भी लड़ते हैं। तो इसी पर्टिकुलर टाइम पे जब देवराजे जो थे वो इसकी मदद कर रहे थे ड्राइवर की, तो एक दिन ड्राइवर जो है वो इन सारी वीडियोस और फोटोज के बारे में बताता है कि उसके पास इस तरीके की वीडियोस हैं और एक पेन ड्राइव में उसने रखी हुई है। तो इधर ये सारी चीजें ड्राइवर कर रहा था। दूसरी तरफ प्रज्वल रेवन्ना जो थे उनको पता चल गया था कि ड्राइवर जो है वो बीजेपी नेता देवराजे के साथ मिलके केस भी लड़ रहा है और उनको ये भी पता चल गया था कि जो पेन ड्राइव है वीडियोस वाली वो ये बीजेपी के नेता जो देवराजे हैं इनको दे रहा है। अब जैसे ये चीज पता चलती है, प्रज्वल रेवन्ना क्या करता है, वो 1 जून 2023 को कोर्ट में पहुंच जाता है और कहता है कि उसके कुछ एडिटेड वीडियो हैं एक प्लानिंग के तहत अपने पॉलिटिकल मोटिव्स को पूरा करने के लिए ये बाहर लाई जा रही हैं, इसको यूज करके आगे चल के उनको बदनाम किया जाएगा। अब इन सारी चीजों को लेकर जो केस किया गया था किसी आम आदमी ने तो किया नहीं था। नेक्स्ट डे यानी कि 2 जून 2023 को ही कोर्ट 86 मीडिया एंटिटीज और 3 इंडिविजुअल जिसमें से एक ड्राइवर भी था इनके ऊपर स्टे लगा देती है कि इस वीडियो से रिलेटेड कोई भी चीज बाहर नहीं आ सकती, ना तो कोई न्यूज में इसके बारे में पब्लिश कर सकता है, ना ही वो किसी को शेयर कर सकता है। अब यहां से क्या हुआ कि सबके हाथ बंद गए थे, पता हर एक पार्टी को था, हर एक न्यूज मीडिया आउटलेट को था, लेकिन कोई भी शेयर नहीं कर पा रहा था, अंदर अंदर बातें चल रही थी। और जो वीडियोस की पेन ड्राइव थी वो उस पर्टिकुलर टाइम तक ड्राइवर ने किसी को भी नहीं दी थी, सिर्फ अपने पास रखी थी। अब इसके बाद क्या होता है कि देवराजे गौड़ा जो थे वो ड्राइवर से कहते हैं कि आपके पास ये जो पेन ड्राइव है ये मेरे को आप दे दो, इसको हम कोर्ट में सबमिट करके जज साहब को दिखाएंगे तो शायद हमें जरूर कुछ ना कुछ रिलीफ मिलेगा और ये भी हो सकता है कि स्टे ऑर्डर भी हट जाएगा। तो ये चीज कहने के बाद वो ड्राइवर से एक लीगल डॉक्यूमेंट पे साइन कराते हैं और जो पेन ड्राइव थी वो उससे ले लेते हैं। ये सारी चीजें जो बता रहा हूं मैं, ये ड्राइवर ने एक अननोन लोकेशन से वीडियो भी शेयर की है, उसमें एक एक चीज बताई है, तो मैं एज इट इज उसको बता रहा हूं। अब इसके बाद ये सारी चीजें कई दिन तक चलती रहती हैं। उसके बाद ये जो पेन ड्राइव थी वो देवराजे के पास भी आ चुकी थी। लेकिन इसके बाद क्या होता है कि सितंबर 2023 में पता चलता है कि जेडीएस जो है वो कांग्रेस का हाथ छोड़ के बीजेपी के साथ आ गई और सीट शेयरिंग में पता चलता है कि 3 में से 1 सीट पे प्रज्वल रेवन्ना को खुद खड़ा किया जा रहा है। अब ये सारी चीजें देख के देवराजे गौड़ा और ड्राइवर जो थे उन दोनों का दिमाग खराब होता है। देवराजे गौड़ा ड्राइवर को समझाते हैं कि कोर्ट से जस्टिस नहीं मिल रहा है तो जस्टिस हमें दूसरे तरीके से लेना पड़ेगा, प्रज्वल को ये जो सीट मिली है उसको हम कैंसिल करवा देंगे। और इसके लिए ड्राइवर भी जो था वो इस चीज के लिए एग्री कर जाता है। और फिर 8 दिसंबर 2023 को देवराजे कर्नाटका के बीजेपी प्रेसिडेंट विजेंद्र येदुरप्पा
इनको ये लेटर लिखते हैं। ये उस लेटर की कॉपी है। इसमें लिखते हैं कि बीजेपी के जो एनडीए अलायंस है, इसमें ये जो प्रज्वल रमन्ना कैंडिडेट है, इसके बहुत सारे वीडियो बने हैं और ये बहुत ही गलत मूव होगा अगर बीजेपी जेडीएस से बात करके इसको खड़ा होने से रोकती नहीं है। इसमें ये भी कहते हैं कि कांग्रेस के पास ये वीडियो की जो पेन ड्राइव है वो पहुंच चुकी है और इलेक्शन के टाइम पे ये बीजेपी और जेडीएस के खिलाफ एक ब्रह्मास्त्र की तरह यूज करेंगे और इससे बीजेपी की इमेज बहुत ज्यादा खराब होगी। अब इसके कुछ दिन तक कोई खबर नहीं आती है। फिर अचानक से जनवरी 2024 में देवराजे गौड़ा एक कॉन्फ्रेंस करते हैं और प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहते हैं कि उनके पास कुछ ऐसी चीजें हैं जिससे वो रेवन्ना फैमिली की रासलीला जो है वो लोगों के सामने ले आएंगे। अब ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, ड्राइवर ने जो वीडियो में बोला, ड्राइवर का कहना था कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद उन्होंने इसका फोन उठाना बंद कर दिया और ड्राइवर उससे खुश भी नहीं था। तो इस इंसिडेंट के बाद फिर चुनाव की डेट आती है। फिर 5 दिन पहले ही अननोन लोग आके पेन ड्राइव वगैरह फेंक देते हैं। अब जब ये सारी चीजें फैल जाती हैं, इलेक्शन हो जाता है, तो सबसे पहले ड्राइवर पे बात आती है कि इसी ने लीक की होगी क्योंकि इसी के पास थी। लेकिन ड्राइवर साफ मना कर देता है। उसने कहा कि मैंने ये जो पेन ड्राइव है सिर्फ देवराज गौड़ा जो है उसको दी थी, वो भी कोर्ट में जमा करने के लिए दी थी, इसके अलावा मैंने किसी को भी नहीं दी थी। और जब देवराज गौड़ा से पूछा जाता तो वो कहते हैं कि इस पेन ड्राइव के लीक होने से सबसे ज्यादा नुकसान मेरा है क्योंकि मेरी पार्टी को नुकसान हुआ है, तो मैं जो हूं वो सबसे लास्ट पर्सन हूंगा इस पेन ड्राइव को लीक करने के लिए। और उन्होंने कहा ऐसा नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ मेरे पास ही है ये पेन ड्राइव। उन्होंने कहा कि जब ड्राइवर कार्तिक मेरे पास आया था तो मैंने उससे पूछा था कि ये जो पेन ड्राइव आप मुझे दे रहे हो ये और किसी के पास है कि नहीं, तो ड्राइवर ने उनको उस टाइम पे बताया था कि ये पेन ड्राइव उस ड्राइवर ने कांग्रेस के प्रेसिडेंट को भी दी है। लेकिन ड्राइवर इस चीज के लिए पूरी तरीके से मना कर देता है कि कांग्रेस को उसने पेन ड्राइव नहीं दी है। और देवराजे ने यही कहा कि इस पेन ड्राइव को वायरल करा के मुझे कुछ हासिल नहीं होगा, ये वीडियो जिस टाइम पे शेयर की गई है उससे सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को फायदा होगा। अब दूसरी तरफ बीजेपी के ऊपर भी क्वेश्चन उठने लगे कि जब आपके पार्टी मेंबर यानी कि देवराजे गौड़ा जो थे उन्होंने आपको लेटर लिखा था तो आपने कोई एक्शन क्यों नहीं लिया, और ऊपर से प्रज्वल रमन्ना जो है वो भी इलेक्शन के तुरंत बाद भाग गया है। तो बीजेपी ने इस पे कहा कि पहली चीज, ये जितनी भी वीडियोस बनी है ये कांग्रेस के टाइम पे बनाई गई है, इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। दूसरी चीज उन्होंने बोली कि हम जेडीएस के साथ मिलकर सीट शेयरिंग जो है उस पर चुनाव लड़ रहे हैं और इसमें हमारा कोई डिसीजन नहीं होता कि जेडीएस किसको टिकट दे रही है उस पर्टिकुलर जगह से। ये पूरी तरीके से जेडीएस का डिसीजन था प्रज्वल रमन्ना को टिकट देने का, और जो सरकार है वो कांग्रेस की है स्टेट के अंदर, तो प्रज्वल रमन्ना जो भागा है उसके जिम्मेदार भी वो कांग्रेस को बताती है। अब इसके कुछ टाइम बाद देवराज गौड़ा हिंदुस्तान टाइम्स को एक इंटरव्यू देते हैं और उसमें बोलते हैं कि ये लेटर मैंने भेजा तो था बीजेपी के प्रेसिडेंट को, लेकिन उनको मिला नहीं था और ना ही उधर से कोई जवाब आया था। ईमेल किया था उन्होंने तो वो ईमेल बाउंस बैक हो गया था और व्हाट्सएप भी किया था उन्होंने, लेकिन उनका कहना था कि शायद बीजेपी के जो प्रेसिडेंट है उनको मिला ही नहीं होगा। हमारा बीजेपी का नेता कौन कौन है वो सब मैं हाईकमांड पूरा लेटर लिख के भेजा, ये हमारा लेटर वो नहीं पढ़ा, वो लेटर भी नहीं देखा, रिस्पॉन्स भी नहीं आएगा। और दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही थी कि बीजेपी को बहुत अच्छी तरीके से पता था प्रज्वल के वीडियोस और पेन ड्राइव के बारे में, और उसके बाद भी बीजेपी ने उसको टिकट दिए जाने से रोका नहीं बल्कि उसको वोट देने के लिए प्रमोट किया। और जेडीएस ने तो सारा का सारा इल्जाम उठा के कांग्रेस के ऊपर लगा दिया। उन्होंने सबसे पहले तो प्रज्वल रमन्ना जो है उसको अपनी पार्टी से हटा दिया। दूसरी चीज जेडीएस ने बोली कि कांग्रेस के डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर डीके शिवा कुमार ने ये सारी की सारी वीडियोस लीक कराई हैं, और वो इसलिए लीक कराई हैं क्योंकि 2 से 3 सीट पे बहुत क्लोज कंपटीशन था, तो उसको जीतने के लिए ये सारी चीजें की गई हैं। अभी करंट सिचुएशन ये है कि प्रज्वल ने ट्वीट किया कि वो भागा नहीं है, जरूरी काम से बाहर गया और वो वापस आ जाएगा। उसके लॉयर ने भी इस चीज पे रिप्लाई किया है। लेकिन इस पूरे पॉलिटिकल ड्रामा में सबसे ज्यादा जो नुकसान हुआ उन लड़कियों का हुआ। उन्होंने जो झेला उस टाइम पे वो तो झेला ही झेला, उसी के साथ साथ इलेक्शन से कुछ ही दिन पहले अपने पॉलिटिकल मोटिव को पूरा करने के लिए इन सारी लड़कियों के चेहरे बाहर आ गए। तो इस पूरी पॉलिटिक्स की जो सबसे बड़ी शिकार और जिनका सबसे ज्यादा नुकसान हुआ वो ये लड़कियां हैं। बाकी अभी प्रज्वल रमन्ना वापस आएंगे, ये केस चलेगा, केस में टाइम लगेगा, और इन केस अगर वो जीत जाते हैं तो ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि वो उसी कॉन्स्टिट्यूएंसी से एमपी बने, क्योंकि जब तक केस चलेगा तब तक गिल्टी नहीं माना जाता, और जब तक गिल्टी नहीं है वो तब तक वो एमपी की पोजीशन संभाल सकते हैं। तो एक्चुअल में आगे होगा क्या ये तो टाइम के साथ पता चलेगा। थैंक यू।